तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन्स के विषय में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हर एक किडनी में करीब 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और ये फंक्शनल यूनिट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है, या हम कह सकते हैं किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन्स है। और ये जो आप यहाँ से यहाँ तक इस तरह से देख रहे हैं ये नेफ्रॉन्स है। और नेफ्रॉन के जो होते हैं बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक ये ग्लोमेरुलस जो यहाँ पे पोर्शन है, और दूसरा ये ट्यूबुलर पार्ट है। तो इस तरह से 2 पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है? ग्लोमेरुलस इज अ टफ टाप कैपिलरीज। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टफ टाप कैपिलरीज है, गुच्छा फाउंड बाई अफरेंट आर्टियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। जो इधर से रीनल आर्टरी आ रही है वो क्या होती है, छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद एक बंच की तरह दिखाई देती है। इसी बंच को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इसके बाद ग्लोमेरुलस से ये ब्लड जो है फिर चला जाता है इफरेंट आर्टरी में। तो इधर से जो आर्टरी आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल, अफरेंट। और जो बाहर निकल रही है इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल। तो अफरेंट और एफरेंट 2 आर्टेरियल्स होते हैं इनके अंदर, और यही डिवाइड होके फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज अ टफ टार बंच ऑफ कैपिलरीज, है ना। और ये इतना कैपिलरीज होने से फायदा क्या है, यहाँ पे ये यहीं पे फिल्ट्रेशन होता है, एक्सचेंज होता है एक तरह से हम कह सकते हैं। बल्कि फिल्ट्रेशन कहें तो ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा। एक्सचेंज यहाँ नहीं होता है, एक्सचेंज नीचे होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन ही होता है। तो ग्लोमेरुलस बंच ऑफ कैपिलरीज है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। और इसके अलावा इसमें और कौन से पार्ट होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल होता है। तो रीनल ट्यूब्यूल में डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। और वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स या मेल्पिजियन बॉडी। इसको और इसको मिला के इतने पोर्शन को हम लोग बोलेंगे रीनल कैप्सूल या मेल्पिजियन बॉडी। इसके अलावा वुमेन कैप्सूल के बाद इसमें पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हेनले लूप, उसके बाद फिर डीसीटी यानी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो कलेक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर के खुलते हैं, लेकिन नेफ्रॉन में बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर हुए? वुमेन कैप्सूल, पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर हेनले लूप, हेनले लूप के बाद डीसीटी, और हेनले लूप में भी डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब 2 पार्ट होते हैं इसके। तो इस तरह से ये पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब, उसके बाद ये हेनले लूप है, हेयर पिन, जैसे हेयर पिन होता है इस तरह से यू शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से फिर ये लास्ट में जाता है आपका डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। मेनी ऑफ कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मिडलरी पिरामिड एंड कैल्सेज। और यही कलेक्टिंग डक्ट जो है जा करके खुलती है कहाँ पे? ये मिडलरी के पिरामिड में जो हमें लाइंस दिखाई दे रही थी वही जो होते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। और ये फाइनली जा करके रीनल पेल्विस के थ्रू होकर के, रीनल पिरामिड के थ्रू होकर के खुलती हैं कैलिसेज में या कैलिक्स के अंदर, और कैलिक्स से फिर रीनल पेल्विस होते हुए फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब जो मेल्पिजियन कैप्सूल्स है पीसीटी और डीसीटी आर सिचुएटेड इन कार्टिकल रीजन ऑफ किडनी वेयर एज ए लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू मेडुला। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर ये किडनी का हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर का ये जो पोर्शन है, ऊपर का ये जो जितना पोर्शन है ये कार्टेक्स में होता है, इस एरिया में होता है ऊपर का। अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं तो हम देखेंगे ये जो ऊपर का पोर्शन है वो इस कार्टिकल एरिया में होता है, ठीक है। और जो नीचे का पोर्शन है वो इधर होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट भी आप देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो इस तरह से ये जो ऊपर का पोर्शन है ये इस कार्टिकल एरिया में होता है, ठीक है। और नीचे का ये जो पोर्शन है ये पूरा मेडुला एरिया है, और मेडुला एरिया में ये सारे पोर्शन होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा इसका एनाटॉमी होती है, इसका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। तो असेंडिंग लिम्स, हेनले लूप आप समझ गए होंगे। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूड एज अनदर हाईली
क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डीसीटी। तो डीसीटी आप समझ लीजिए जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ आकर के ये हाईली कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल होता है जिसको डीसीटी या डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं। डीसीटी आप में ये हो गया। मेलपिजियन कैप्सूल पीसीटी डीसीटी आप नेफ्रॉन ने सिचुएटेड इन कैलकुलेशन वेयर कि लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला, ठीक है। इसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इन द मेडुला, सच नेफ्रॉन्स आर कार्टिकल नेफ्रॉन्स। In some nephrons, loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are juxtamedullary nephrons. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन हो गया, एक तो ये कार्टेक्स में जो एरिया है वो हो गया, दूसरा ये मेडुला में। तो मेडुला में बेसिकली कौन सा पोर्शन है? हेनले लूप है। हेनले लूप है जो कि बेसिकली मेडुला के अंदर है, ठीक है। और बाकी का पोर्शन ऊपर वाला ये कार्टेक्स में है। तो बहुत दो तरह के यहाँ नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होता है कार्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं। जब हेनले लूप बहुत डीप इसके अंदर ना आया हो, मेडुला के अंदर थोड़ा सा अंदर आवे और यहीं से रिटर्न हो जाए, तब उसको हम लोग बोलेंगे कार्टिकल नेफ्रॉन्स। यानी कि कार्टेक्स पोर्शन में वो ज्यादातर हिस्सा उसका होता है, थोड़ा सा हिस्सा बस मेडुला में आता है, इसीलिए उसको कार्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जब हेनले लूप थोड़ी लॉन्ग हो, नीचे तक आवे, काफी डीपली जाए इसमें, तब उसको हम लोग बोलेंगे जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रामेडुलरी मतलब मेडुला में डीप तक जो चीज है उसको हम लोग बोलेंगे जक्स्ट्रामेडुलरी। तो उसमें ये हेनले लूप नीचे तक आएगी यहाँ पे, जबकि कार्टिकल नेफ्रॉन में बहुत थोड़ा सा ही आएगा यहाँ पे, यहीं से टर्न हो जाएगा ये। तो इस तरह से नेफ्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक कार्टिकल और एक जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लैंडुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क एंड कॉल्ड पेरिट्यूबुलर आर्टरीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो यहाँ से एफरेंट आर्टियोल बाहर निकल रही है, ये फिर इसके चारों ओर आकर के फाइन कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और इसके चारों ओर इस तरह से ये राउंड अप करती हैं, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पर एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। जो आर्टियोल है यहाँ से निकल रहा है, ये नीचे आकर के फाइन कैपिलरी में फिर से डिवाइड होती है। एक बार तो यहाँ डिवाइड है, एक बार फिर यहाँ डिवाइड होंगी। वो इसलिए होती हैं कि जो इसमें फिल्ट्रेशन आया है उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें रीएब्जॉर्ब होती हैं। ऐसा नहीं कि जितना फिल्ट्रेशन हुआ वो सारा का सारा यूरिन फॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें होती हैं जिनको कि रीएब्जॉर्ब होना जरूरी होता है। तो ये ब्लड वेसल फिर से यहाँ आकर के इसके चारों ओर इस तरफ से राउंड अप करती हैं। तो जो ये जो नीचे आप इस तरह से यू शेप, तो जैसा ये हेनले लूप का स्ट्रक्चर है यू शेप, उसी तरह इस आर्टियोल का भी स्ट्रक्चर होता है। और ये फाइनली चारों तरफ इस पर राउंड अप होती हैं इस तरह से। ये जो दोनों लूप्स हैं हेनले के, असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसके चारों तरफ ऐसे राउंड अप होती हैं। तो ये भी एक यू शेप स्ट्रक्चर में होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। तो इस तरह से वासा रेक्टा का फॉर्मेशन होता है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कार्टिकल नेफ्रॉन्स। तो कार्टिकल नेफ्रॉन में चूंकि बहुत ये सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर ही रहते हैं, इसलिए ये उतना या तो एब्सेंट होती है या तो बहुत छोटी होती है, रिड्यूस्ड होती है। और इसके अलावा कुछ रीनल ट्यूब्यूल होती हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इसी को, ये जो कैपिलरीज आप देख रहे हैं, इनको हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। यही वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करते हैं। तो वासा रेक्टा एक्चुअली क्या है, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो कि यू शेप में आकर के वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो वासा रेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसके पार्ट आप समझ गए होंगे। तो इसमें मेन नेफ्रॉन को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला पोर्शन तो हो गया ग्लोमेरुलस, दूसरा ट्यूबुलर फॉर्म है जिसमें वुमेन कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप, हेनले में डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, इसके बाद डीसीटी और इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली नेफ्रॉन से थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर के ओपन होते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का। तो हम लोग बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। तो यूरिन फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। तो इसमें जो मेन स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होकर के वुमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट आता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलस होता है और इसका जो रेट होता है किस हिसाब से होता है, 1100 to 1200 ब्लड पर मिनट। इतना ब्लड हर मिनट में फिल्टर होता है। कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। ये वुमेन कैप्सूल है
और इसके अंदर इस तरह से ग्लोमेरुलस आकर के डिवाइड हो जाता है। तो ये जो इसके अंदर जो ब्लड आता है वो कितना आता है, 1100 to 1200 ml पर मिनट, इतना ब्लड इसमें आता है। और ये ब्लड जो कितना होगा, आप जानते हैं कि 1 मिनट में जो ब्लड पूरा हमारे बॉडी में पंप होता है वो होता है करीब 4.5 या 5 लीटर के करीब होता है। तो उसका ये 1/5 हुआ, यानी कि 1 मिनट में जो बॉडी का पूरा ब्लड है उसका 1/5 पार्ट जो है हमारे या हार्ट से जितना भी ब्लड पंप हो रहा है उसका 1/5 पोर्शन किडनी से पास होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है इस जगह 3 लेयर्स होती हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स होती है। तो यहाँ पे एक तो आपका ये इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे यहाँ पे अंदर की तरफ जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे होगा एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल आ रहे हैं कि पिल्ली जा रहे हैं उनकी ब्लड वेसल होंगी, उनकी एंडोथेलियम होगी। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा है एपिथेलियम ऑफ बोवेन कैप्सूल। तो ये बोवेन कैप्सूल है, इसकी एपिथेलियल सेल्स हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो ये बोवेन कैप्सूल की जो एपिथेलियल लेयर है उसको हम लोग पोडोसाइट बोलते हैं, और उनके बीच बीच में स्लिट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी सेल्स हैं और इनके बीच बीच में कुछ पोर्स होते हैं, स्लिट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, तो इसी के थ्रू फिल्ट्रेशन होकर के अंदर को आता है, यहाँ से जो ब्लड होगा वो फिल्टर होके इसके अंदर आएगा, बल्कि हम ये कहें कि फिल्ट्रेट आएगा इसके अंदर, जो भी यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है उस आएगा। और इसका रेट हम अभी देख चुके हैं कि 1100 to 1200 ml ब्लड जो होता है पर मिनट इसमें फिल्ट्रेट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेट आ जाता है। तो यहाँ पे 3 लेयर हो गई, पहला एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, दूसरा बेसमेंट, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये दोनों अटैच होती है, फिक्स होती है, और वो परमेबल होती है, उसके आर पार ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे एपिथेलियम ऑफ वुमेन कैप्सूल है जिससे फिल्ट्रेशन होकर के अंदर आता है। तो यहाँ से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इस पोडोसाइट से अंदर आ रहा है इस फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू, उसी को हम लोग बोलते हैं, या इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, इसी वुमेन्स कैप्सूल में या फिर इस मेलपीजियन कैप्सूल में। इस तरह से ये पूरा फिल्ट्रेशन के लिए पूरी एक यूनिट की तरह होता है जहाँ पे कि फिल्ट्रेशन होता है। तो 3 लेयर यहाँ पे हो गई, एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम ऑफ वुमेन कैप्सूल। तो हमने देखा कि जो किडनीज हैं उनसे जो ब्लड का फ्लो होता है वो कितना होता है, 1100 to 1200 ब्लड पर मिनट, ये दोनों किडनीज के लिए है। तो जो GFR है या यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी रेट क्या होगी, 125 ml पर मिनट। ये दोनों किडनीज के थ्रू मिला करके इतना होता है पर मिनट के अंदर। तो अगर हम पूरे दिन का निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा, 180 लीटर पर डे। ये दोनों किडनीज का मिला करके है, सिंगल के लिए नहीं। और इसके पहले जो हमने बताया था ये भी दोनों किडनीज का एवरेज है कि इतना ब्लड जो है फ्लो होता है किडनीज के थ्रू पर मिनट। तो इस तरह से टोटल 180 लीटर पर डे होता है। तो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इज 180 लीटर पर डे फॉर बोथ किडनीज मिला करके होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो इसमें अगली स्टेप है वो है रीएब्जॉर्प्शन, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 180 लीटर पर डे जो है यूरिन फिल्ट्रेशन होता है। तो लेकिन आप जानते हैं कि यूरिन इतना बॉडी के अंदर नहीं बनती है। यूरिन कितनी बनती है, करीब करीब 1.5 से 2 लीटर करीब बनती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो जितना भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे आया है इसके अंदर, उसमें से 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड। जो आगे की ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन्स में आपने जितना देखा उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो वो जो फाइनली हमारा फॉर्मेशन होता है वो करीब 1% होता है, जो कि है 1.5 लीटर। 1% से भी मान लीजिए थोड़ा सा कमी हुआ। तो इस तरह से ये 1.5 से 2 लीटर तक करीब फॉर्मेशन होता है यूरिन का। और इसके लिए इसमें 2 तरीके का रीएब्जॉर्प्शन होगा, एक तो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा और एक पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन उन मॉलिक्यूल्स का होगा जिनका की कंसंट्रेशन कम है, तो उसको ट्यूब्यूल्स की सेल एक्टिवली एब्जॉर्ब करती है क्योंकि वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकता है। तो उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो बॉडी के लिए इसेंशियल मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, या कोई इस तरह का इसेंशियल मॉलिक्यूल है जो बॉडी के लिए नेसेसरी है, उसको एक्सीट आउट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो वहाँ पे ये सब आयंस हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड है, फिर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये सब एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। पैसिव रिजॉर्प्शन किस चीज़ों का होता है? कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट का और वाटर का। अब नाइट्रोजनस वेस्ट का भी थोड़ा सा यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो क्यों होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सेल सिक्रीट हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, यूरिन फॉर्मेशन। तो ट्यूबुलर सेल सिक्रीट भी करते हैं कुछ चीज़ों का, और ये किया जाता है मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड बेस बैलेंस बॉडी। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों इस तरह की चीज़ जरूरी है रीअब्जॉर्ब होना। और थोड़ा बहुत यूरिया जो होता है वो किडनी की सेल्स के अंदर भी होता है, इंटरस्टिशियल सेल में, वो पूरे सिस्टम को बनाए रखने के लिए यूजफुल होता है। इसके अलावा हम अगर ट्यूबुल्स की बात करें तो ट्यूबुल्स में आपने देखा है, जो अभी स्ट्रक्चर आपने नेफ्रॉन्स का देखा था, उसमें पीसीटी होता है, हेनले लूप होता है, डीसीटी होता है। इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे।